पॉइंट्स ही कवर हो जाएंगे। अच्छा, आज जो है वो 27 ऑफ जून है, और ये मीटिंग हम लोग कर रहे हैं। सारे जो ग्रुप मेंबर्स हैं, तकरीबन कितने ग्रुप मेंबर्स एक्टिव हैं आमिर भाई इस वक्त मीटिंग में? 34। सही है। अच्छा देखिए, आप लोगों को पता है कि इटली की जो रिक्वायरमेंट्स है, उसके अंदर एक रिक्वायरमेंट सबसे इम्पोर्टेंट जो बैंक स्टेटमेंट को लेके है, वो ये है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस्लामाबाद से हैं, और वो अपना स्पॉन्सर या तो फादर को कर सकते हैं, या तो मदर को कर सकते हैं, या तो वो सेल्फ स्पॉन्सर बन सकते हैं। ठीक है। और जो कराची के या कराची कॉन्सुलेट में स्पॉन्सर कर सकते हैं, ये एक मेजर डिफरेंस है दोनों जगह पे, जो काफ़ी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है, क्योंकि बहुत बहुत सारे लोग मुझे इनबॉक्स में मैसेज करते हैं कि मैं कराची से हूँ या मैं सिंध के किसी सिटी से हूँ, और मुझे जो है यहाँ पे ये बता दें कि मैं अपने भाई को स्पॉन्सर कर सकता हूँ नहीं कर सकता। तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। और इसकी कंफर्मेशन एक इस तरह भी हुई है कि एक स्टूडेंट को कॉल आई थी कॉन्सुलेट से, तो उन्होंने अपने फादर की स्टेटमेंट का कोई इशू था उनका, तो उनको यही कॉन्सुलेट ने ये बोला कि अगर आपकी फादर के पास बैंक स्टेटमेंट का कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने ब्रदर की लगा दें। तो इससे ये बात बिल्कुल क्लियर होती है कि भाई आप अपने साथ एज अ स्पॉन्सर अपने ब्रदर को भी लगा सकते हैं, अपनी सिस्टर को भी लगा सकते हैं। क्लोज ब्लड रिलेटिव इटली के अंदर स्पॉन्सर बन सकते हैं आपके। और जहाँ तक बात इस्लामाबाद की है, तो इस्लामाबाद में सिनेरियो ऐसा है कि लास्ट ईयर से ये हुआ है, उससे पहले नहीं था ये, लास्ट ईयर हुआ है। और वो भी मेरे ख्याल से मिड में हुआ है, अगर मुझे बिल्कुल करेक्टली याद है, कि आपका जो स्पॉन्सर है वो आप या तो खुद बने, या तो फादर या तो मदर, इनमें से आपका स्पॉन्सर बन सकता है। इसके अलावा आपका स्पॉन्सर नहीं बन सकता कोई दूसरा। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारे ओवरसीज लोग हैं जो अ, किसी के वालिद जो है वो सऊदीया में है, और कतर में है, कोई बहरीन के अंदर है, और वो वहाँ पे अर्निंग कर रहे हैं, और उनको कंफ्यूजन ये है कि हम उनके डॉक्यूमेंट्स लगा दें यहाँ पे। तो देखिए, प्रॉब्लम ये है, और ये क्लियरली मेंशन्ड है चेकलिस्ट के अंदर भी, अगर आप देखें तो, कि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो रिक्वायरमेंट तो 6947 यूरो की है। 6947 यूरो की रिक्वायरमेंट है आपकी बैंक स्टेटमेंट की इस ईयर की। इसका मतलब ये है कि आपने बैंक स्टेटमेंट जो लगानी है वो मिनिमम मिनिमम इस रिक्वायरमेंट की होनी चाहिए। तो आप इसको पीकेआर में कन्वर्ट कर लें। आज के डेट टाइम में कोई स्टूडेंट अगर कोई कन्वर्ट करके यहाँ पे डाल सकता है तो वो डाल दे कि भाई वो पीकेआर में अमाउंट क्या बन रही है। खैर, लेकिन आप जो है वो किसी और करेंसी में बैंक स्टेटमेंट नहीं दे सकते। इवन यूरो में भी बैंक स्टेटमेंट एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि एक आध दो स्टूडेंट्स खुद मेरे पास आए और उनके केसेस जो है वो मेरे, क्योंकि मैं भी देख रहा था उनके केसेस, तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई मैं तो यूरो में अपनी जो है वो स्टेटमेंट मेंटेन कर रहा हूँ। ठीक है। ठीक है, आकिब भाई ने बोला है 23 के अराउंड बन रहे हैं। अच्छा, सही है। 23 अप्रोक्सीमेटली टुडे। तो बेहतर यही है कि भाई मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर आज 23 बन रही है तो आप लोग जो है वो इससे ऊपर ही रखें, थ्रेशोल्ड वैल्यू से ऊपर रखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मतलब 23 लाख से अबव होनी चाहिए आपकी बैंक स्टेटमेंट। ये बात कंफर्म हो गई है। और सिनेरियो ये है कि अगर आप किसी और करेंसी में आपके पास अमाउंट है तो उसको ट्रांसफर करें। यही एक सोल्यूशन है। किसी और करेंसी के अंदर नहीं आपकी बैंक स्टेटमेंट एक्सेप्टेबल है, कि आप बोले मैं यूरो में रख लूँ, मैं डॉलर्स में दिखा दूँ। इवन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं पाकिस्तान के अंदर जिनके पास यूरो अकाउंट होता है, डॉलर अकाउंट होता है, फ्रीलांस कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी भी ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं होगी। ये बिल्कुल मैं क्लियर आपको बता रहा हूँ। आप एडिशनल प्रूफ जरूर लगा सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल किसी के पास यूरो अकाउंट है, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो भाई अपना यूरो अकाउंट नहीं शो करा सकता, वो शो करवा सकता है, लेकिन वो एडिशनल शो करवा सकता है। वो ये नहीं शो कर सकता कि यही मेरी बैंक स्टेटमेंट है। बैंक स्टेटमेंट अलग है। और बैंक स्टेटमेंट को काफी स्टूडेंट्स ने ये कंफ्यूजन रखी हुई है कि बैंक स्टेटमेंट आपके सेविंग सर्टिफिकेट्स होते हैं।
तो ये मैं काफ़ी बार ग्रुप में बता चुका हूँ, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स तक हम लोग नहीं पहुँच सकते, या वो ग्रुप लेट ज्वाइन करते हैं, तो वो काफ़ी बार सेम क्वेश्चन आ रहा होता है, ये भी एक वजूहत है। तो उसमें मैं ये शायद इस मीटिंग की वजह से उनके लिए भी हेल्प हो जाएगी, जो लेट ज्वाइन कर रहे हैं उनको अपने पहले भी जिन स्टूडेंट्स को बताया ये बात बता दूं, नेशनल बैंक हो या कोई भी सेविंग सर्टिफिकेट्स की बात कर रहा हूँ जिसके अंदर आपके एक फिक्स्ड अमाउंट होती है, सही है, जिसको आप यूज नहीं कर सकते, जिसको आप निकाल नहीं सकते, एक फिक्स टर्म के लिए आप उसको अमाउंट को रखते हो। वो अमाउंट हो सकती है 20 लाख, वो अमाउंट हो सकती है 50 लाख, 1 करोड़, और उस पे आपको मंथली एक अमाउंट प्रॉफिट मिल रहा होता है। ठीक है, वो जो अमाउंट प्रॉफिट आपको मिल रहा है वो आपको वहां पे सिर्फ स्टेटमेंट पे शो हो रहा होता है। उसके उसके लिए आप ये नहीं यूज कर सकते कि आप पेट्रोल डलाना है तो भाई उसको उसको यूज कर लो, उस अकाउंट को नहीं हो सकता वो यूज, तो क्योंकि वो फिक्स्ड है। तो ये फिक्स्ड अमाउंट होती है आपकी, ये आप एज अ बैंक स्टेटमेंट नहीं यूज कर सकते। अलबत्ता आप इसको एज अ एडिशनल प्रूफ यूज कर सकते हो। अच्छा, मैं इसको एंड में सवाल ले लूंगा, अभी अंजुम का किसी का सवाल आया है, इसको मैं देखता हूँ। खैर, तो बात सारी ये है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि बैंक स्टेटमेंट मिनिमम कितनी रिक्वायरमेंट है, पीकेआर में चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पीकेआर के अलावा वो किसी और करेंसी के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं है। एडिशनली आप जरूर लगा सकते हैं, अपने सेविंग सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग लगा सकते हैं, लेकिन जो बैंक स्टेटमेंट है उसका प्रूफ और उसका जो स्टेटमेंट है वो प्रॉपर होना चाहिए। बेशक वो करंट अकाउंट हो, बेशक वो सेविंग अकाउंट हो, आपका जो है वो सैलरीड अकाउंट हो, कोई मसले की बात नहीं है, आप वो सब लगा सकते हैं। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस वो फिक्स डिपॉजिट ना हो। तो ये एक सिनेरियो है। बाकी इसके अलावा मेरे पास मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए थे, मैं उसमें से देख लूं कोई पॉइंट रहता तो नहीं है। फादर और मदर बिल्कुल इस्लामाबाद में स्पॉन्सर हो सकते हैं, कराची के अंदर सिबलिंग्स भी स्पॉन्सर हो सकते हैं आपके, ये बात मैंने आपको बता दी है, मिनिमम रिक्वायरमेंट भी बता दी है। अच्छा, जहां तक टैक्स रिटर्न्स की बात है तो बिल्कुल स्पॉन्सर के लगेंगे टैक्स रिटर्न्स। अब स्पॉन्सर आपके फादर है तो फादर के लगेंगे। आपके केस में अगर स्पॉन्सर आप खुद हैं, सेल्फ स्पॉन्सर है, तो आपके टैक्स रिटर्न्स लगेंगे। अच्छा, टैक्स रिटर्न्स पे फिर हम लेटर ऑन और डिस्कशन करते हैं। टैक्स रिटर्न्स में भी क्योंकि देखें टैक्स रिटर्न्स एक बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। टैक्स रिटर्न्स आप अगर लॉयर से बनवाते हैं ना, नॉर्मली वो टैक्स रिटर्न्स आपके वीजा के हिसाब से नहीं बनाते, क्योंकि उनका जो माइंड होता है वो ये होता है कि वो एक टैक्स रिटर्न्स तो डिजाइन करते हैं। किसी के जो हम बोलते हैं ना कि टैक्स रिटर्न्स गलत है, या कोई सुन रहा है कि भाई ये तो टैक्स रिटर्न्स अच्छे नहीं बने हुए, गलत है, तो गलत का मतलब ये नहीं है कि टैक्स रिटर्न्स जो लॉयर ने बनाए उसको आता नहीं था और उसने जो है वो गलत बनाए, ये हरगिज नहीं है। गलत का मकसद ये है कि इस टैक्स रिटर्न्स में ये प्रॉब्लम्स हैं कि जो हमारी वीजा से रिलेटेड चीजें, जो हम वीजा की जो हमारे पास हम सोर्स ऑफ इनकम दिखा रहे हैं, या जो हम अपने जो फॉर एग्जांपल अपनी जो दिखा रहे हैं कि अमाउंट इतनी है हमारे बैंक के अंदर, वो सारी चीजें एक दूसरे से अलाइन नहीं होती। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट और आपके टैक्स रिटर्न एक दूसरे से अलाइन नहीं है तो आप वीजा के रिजेक्शन के चांसेस आपके बन रहे हैं। इसका मतलब अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट कुछ और स्टेट करती है और आपके टैक्स रिटर्न्स कुछ और स्टेट करते हैं, तो दैट्स मीन कि आपके स्टेटमेंट्स में और आपकी बोलने में और आप जो बोल रहे हो और आपके जो रिटर्न्स बोल रहे हैं वो बिल्कुल अलग है और कॉन्ट्रडिक्शन है, और ये कॉन्ट्रडिक्शन आपके रिजेक्शन के चांसेस बढ़ाती है। अभी एक फीमेल है, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और उन्होंने मुझे अपने रिटर्न्स दिखाए, और मैंने पूछा आप क्या करती हैं, क्योंकि वहां पे इनकम में जीरो था, एग्रीकल्चर इनकम में कुछ था, क्योंकि एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं होता, तो अमूमन टैक्स लॉयर यही करते हैं कि टैक्स बचाने के लिए एग्रीकल्चर की इनकम दिखा देते हैं। और वो एग्रीकल्चर की इनकम में होता ही है कि आपका टैक्स तो बच जाता है, टैक्स तो बच गया, लेकिन आप क्या बाकी एग्रीकल्चर कर रहे थे? उनसे मैंने पूछा तो बोलते नहीं, हम तो एग्रीकल्चर नहीं, हमारे पास तो कुछ दुकानें हैं और उनको हमने कोई रेंट आउट किया हुआ, रेंट आता है, तो रेंट का कुछ भी नहीं शो नहीं किया हुआ था। और आप अगर इस तरह जाओगे, आप बोलोगे कि भाई मैं तो अ, दुकानों से मुझे रेंट आता है, लेकिन आप अपने टैक्स रिटर्न्स में दिखा रहे हैं कि भाई मैंने तो जो है वो एग्रीकल्चर कर रहा हूँ, एग्रीकल्चर से मेरी इनकम आ रही है। तो अब ये चीज समझने की है, ये है कॉन्ट्रडिक्शन। लॉयर की गलती नहीं है। लॉयर ने क्या किया है, वो अपना टैक्स बचा रहा है, वो आपके लिए ये कर रहा है कि भाई आप बस टैक्स ना दो, क्योंकि ज्यादातर लोग बोलते हैं अंडर टैक्सेबल कर दें या थोड़ा सा टैक्स हो जाए। तो वो उसने काम तो बिल्कुल सही किया है, लेकिन क्या ये वीजा के लिए फीजेबल है? जवाब है नहीं। और वजह आपको अंडरस्टैंड हो गई होगी कि मैं बात क्या कर रहा हूँ। अच्छा, अब एक और सवाल है जो बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन आ रहा है मेरे पास कि भाई अब जुलाई के हम लोग करीब है, ठीक है,
और जुलाई के अंदर ऐसा होता है कि पोर्टल भी कभी कभार थोड़ा सा डाउन हो रहा होता है, FBR IRIS का जो पोर्टल है। और क्या हमारी डेट जो है वो 9 है, 10 तारीख है, तो हम 2023 के लगाएं, 2024 के रिटर्न्स लगाएं, या 2024 2025 के लगाएं। तो भाई आप कोशिश ये करें, सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए पॉइंट ये, आप कोशिश ये करें कि आप सबसे पहले अपने रिटर्न्स जो है वो 2023 2024 के बना के एज अ सेफ साइड रख लें। इन केस अगर पोर्टल डाउन होता है, लोड ज्यादा होता है, किसी भी रीजन की वजह से जो है वो जो है वो नहीं चल पा रहा, तो आप क्या करें, 2023 2024 के सबमिट करा दें। अगर आपके पास टाइम बन रहा है और हो जाता है, तो आप 2023 2024 2025 तीनों के जमा करा सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। मैंने अपनी बारी के अंदर तीनों जमा कराए थे, तो कोई इशू नहीं हुआ। और मैं सेल्फ स्पॉन्सर था, और मैंने अपने रिटर्न सारी चीजें मैंने खुद लगाई थी। अच्छा, अब बात सारी ये है कि ये तो एक कंफ्यूजन हो गई दूर। अब आपके जो FBR के टैक्स रिटर्न्स होते हैं ना, ये दो चीजों में डिवाइडेड होते हैं, एक आपकी वेल्थ स्टेटमेंट, एक आपकी होती है इनकम स्टेटमेंट। आप कभी नोट करिएगा, कुछ स्टूडेंट्स के पास होते हैं, एक ही साल के होंगे, 2024 के मिसाल ले लेता हूँ, लेकिन वो दो डॉक्यूमेंट देगा, और कुछ स्टूडेंट के बाद वो एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर होता है। तो जो एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर है, इसका मतलब ये है कि भाई उसने अपनी जो है टैक्स रिटर्न्स तो फाइल कर ली हैं, ठीक है। और अगर किसी के पास वही 2024 के, लेकिन दो डॉक्यूमेंट अगर उसने दिए, किसी लॉयर ने उसको दिए, तो उसका मतलब है कि ये उसने रिवाइज्ड करवाए, ठीक है। ये बात समझने वाली है कि आपके अगर टैक्स रिटर्न रिवाइज्ड हुए हैं, तो वो दो डॉक्यूमेंट की फॉर्म में आपको मिलते हैं, अलग अलग, ठीक है। और जहां तक बात है कि अगर सिंगल फॉर्मेट में, तो उसका मतलब वो रिवाइज नहीं हुए हुए, वो आपके प्रॉपर अभी पहली फर्स्ट टाइम बने हैं, ठीक है। तो अब इसके अंदर जो सबसे ऊपरी लोग पूछते हैं कि भाई क्या हम रखें, तो देखें, एसेट्स आप प्रॉपरली अगर अपने डिफाइन करेंगे ना, तो आपकी आराम से 60-70 के अराउंड आपके एसेट्स डिक्लेयर हो जाएंगे। 60-70 लाख, 80 लाख, ये एक अच्छी अमाउंट है एसेट्स दिखाने की, 2024 में दिखाना चाहे। और अगर किसी के पास और अच्छे एसेट्स हैं, तो वो प्रॉपरली दिखा सकता है। मेजॉरिटी स्टूडेंट गलती क्या कर रहे हैं वेल्थ दिखाने में, वो गलती ये कर रहे हैं कि अकाउंट उनका जो 2024 के अंदर है, मैं अगर उनके स्टेटमेंट देखता हूँ, तो उसके अकाउंट के अंदर 2024 में मुझे पता चलता है कि यार इसने मिजान बैंक में सिर्फ और सिर्फ 800 रुपए दिखाए हुए, सिर्फ 800 रुपीज। मतलब ये है कि 2024 में आपके इस अकाउंट के अंदर सिर्फ 800 रुपए थे, और अब आप 25 में जब फाइल कर रहे हो, तो आप तकरीबन 25 लैक्स तो दिखाओगे उसके अंदर। तो ये एक बहुत बड़ा लूप होल है कि यार आपके पास एक साल पहले तो उस अकाउंट में कुछ पैसे ही नहीं थे। ये एक मुझे लगता है एक मेजर सेटबैक है। दूसरा, कैश इन हैंड दिखाया हुआ है किसी ने, दिखाया हुआ है कि जीरो है कैश इन हैंड। अब कैश इन हैंड आपके पास जीरो है, तो ये भी एक बहुत मतलब लूप होल लग रहा है। दूसरा ये कि कुछ किसी ने दिखाया हुआ है कि भाई गोल्ड जो है वो उनके पास बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी दिखाया हुआ है, किसी ने एनिमल्स दिखाए हुए हैं कि भाई बहुत ज्यादा एनिमल्स हैं। और मतलब ये सारी वो चीजें हैं एनिमल्स वगैरह वाली के, इसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। अनटिल अनलेस आप कोई कैटल फार्म के ऑनर हो, या आपकी कोई चीजें डॉक्यूमेंटेड हो, जैसे बाइक के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो मेरे हिसाब से जो अच्छे टैक्स रिटर्न्स होते हैं, उसके अंदर होना क्या क्या चाहिए, वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे आपके पास मोबाइल है, किसी के पास iPhone 10 है, तो वो लिख सकता है कि भाई इसकी मालियत इतनी है और ये iPhone 10 मेरे पास है। किसी के पास टैबलेट है, तो वो भी उसको एक एसेट है, वो भी डाल सकता है। इसके अलावा लैपटॉप है, पाम टॉप्स है। इसके अलावा कोई उसके पास जो फॉर एग्जांपल बाइक है, कार है, और प्लॉट है, घर है, दुकानें हैं, ये सब आपके एसेट्स में आता है। इसके अलावा आपका जो है बैंक के अंदर कितने अकाउंट्स हैं, फॉर एग्जांपल आपके मल्टीपल बैंक्स हैं, उसमें मल्टीपल अकाउंट्स है, एक सैलरीड वाला है, एक आपका सेविंग अकाउंट है, वो आप अटैच कर सकते हो। उसमें एक अच्छी अमाउंट आप दिखा सकते हो कि भाई पिछले साल मेरे पास इसमें 10 लाख थे, 12 लाख थे, ठीक है। आप कैश इन हैंड दिखा सकते हो कि मेरे पास 15 लाख का कैश इन हैंड है, ठीक है। गोल्ड भी आप दिखा सकते हो, डिक्लेयर कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं वो आप डिक्लेयर करते हो। अगर आप प्रॉपरली ये सारी चीजें डिक्लेयर करें, तो मैं समझता हूँ कि आपका एक मजबूत वेल्थ स्टेटमेंट आपकी बन सकती है, ठीक है। ये तो वेल्थ स्टेटमेंट वाला पार्ट हो गया। आई थिंक मैंने इसमें काफ़ी चीज़ें कवर की हैं। अब इसमें जो इनकम है, इनकम के अंदर बहुत सारे अलग तरीके के केसेस होते हैं। जैसे इनकम आपकी कुछ लोगों की होती क्या है कि भाई वो जॉब कर रहे हैं, जॉब कर रहे हो, तो आपके अगर जॉब में सैलरी आती है, सैलरी में अगर आपके टैक्सेस कट रहे हैं, अगर टैक्सेस प्रॉपरली कट हो रहे हैं,
तो उसमें होता ये है कि आपको एक सैलरी शीट निकाल सकते हैं पूरे साल की, और वो भी आप टैक्स लॉयर को दे सकते हैं कि भाई ये सारी मेरी सैलरी शीट है। सैलरी शीट में होता है ये पूरे साल में आपकी कितनी इनकम थी, कितनी बार बोनस लगे, कितनी बार एक्स्ट्रा मनी आपको अलाउंसेस की सूरत में मिला, कितने आपके टैक्सेस कट हुए, वो पूरी सैलरी शीट के अंदर पूरे साल की आपके पास बिल्कुल ईजिली आराम से आ रही होती है। और उसको आप फॉलो अप देख सकते हैं कि भाई ठीक है, वो लॉयर उस हिसाब से आपकी पूरी इनकम अलाउंसेस वगैरह, क्योंकि अलाउंसेस पे टैक्सेस नहीं होते हैं, टैक्सेस आपकी इनकम पे होते हैं। मैं एक और बात क्लियर करता चलूँ कि अगर आप अपने टैक्स रिटर्न्स में कोई चीज़ डिक्लेयर करते हैं एज अ वेल्थ, उस पर कोई टैक्स नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग डरते हैं कि भाई अगर हम घर दिखा देंगे तो यार टैक्स देना पड़ जाएगा, हम अपनी जो है वो ज़मीन डिक्लेयर कर देंगे हमें टैक्स देना पड़ जाएगा। तो ऐसा नहीं होता। अगर आप बोलते हो कि भाई ये मेरे पास लैपटॉप है, ये मेरे पास गाड़ी है, ये मेरे पास बाइक है, तो इस पे टैक्स नहीं लगेगा आपके ऊपर, ठीक है। टैक्स आपकी इनकम पे होता है, जो आप अर्निंग करते हैं, जो आपकी इनकम है। अगर आपकी कंपनी टैक्स देती है दैट्स फाइन, अगर नहीं देती, 6 लाख से ऊपर बनता है तो आपका टैक्स कट होता है, ठीक है। और टैक्स आपकी इनकम पे होगा, आपके अलाउंसेस पे टैक्स नहीं होता। दूसरी चीज़ क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट, कि भाई अगर आपके पास अदर इनकम भी है, फॉर एग्जांपल आप फ्रीलांस करते हैं, तो फ्रीलांस पे भी डिपेंड करता है कि भाई अगर आपके पास बाहर से रेमिटेंस आ रहा है, तो रेमिटेंस पे विद होल्डिंग टैक्स 1% है जो बैंक चार्ज कर रहा होता है, तो उस पर भी कोई टैक्सेस एक्स्ट्रा नहीं लगेंगे, ठीक है। और अगर किसी की एग्रीकल्चर इनकम है तो एग्रीकल्चर इनकम पे भी टैक्सेस हट जाते हैं, ये ज़्यादा बेहतर लॉयर और बता सकते हैं इस हवाले से। तो इस तरह की जो इनकम्स होती हैं, लेकिन जाहिर है ये आपने सिर्फ बोलनी नहीं होती, इसकी डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ भी देने होते हैं। बहुत सारे लोग समझते हैं यार हमारे टैक्स रिटर्न्स में लिखा हुआ है तो बस काम हो गया, दैट्स फाइन, ऐसा नहीं है, ठीक है। जो भी चीज़ आप बोलते हो, आप बिजनेस करते हो या जॉब करते हो, उसके प्रूफ्स लगाना ज़रूरी है। अगर वहाँ पे चेकलिस्ट के अंदर लिखा हुआ है 6 मंथ्स की सैलरी स्लिप देनी है, ठीक है, तो बिजनेस वाले को इनवाइसेस देनी है, ठीक है, कि भाई किस तरह की इनवाइसेस बन रही हैं, किस तरह की वो अपना जो आपको लगता है ये एविडेंस लगाने से प्रूफ बनेगा, वो आप लगा सकते हैं। ये आपने नहीं सोचना कि यार ये तो मुझसे नहीं मांगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये आई थिंक काफी सारे पॉइंट्स मैंने कवर किए हैं। आमिर भाई, आवाज आ रही है आपको? जी जी। आपको अगर कोई लगता है कि कोई पॉइंट रहता है और एक जो मेन डिस्कस जो करना चीज़ है, चाहिए। यासिर भाई, जी जी जी। ज़्यादातर जो है हमसे क्वेश्चनिंग लोग करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हमने अकाउंट मतलब न्यू बनाया तो उसके लिए हमें कितना जो है वो मिनिमम स्टेटमेंट चाहिए होता है। एक कॉमन क्वेश्चन सभी लोगों का ये होता है। और दूसरा जो है वो जो मैं समझता हूँ ना, टैक्स रिटर्न्स में ज़्यादातर स्टूडेंट जो है, अभी मुझे पता है कि इनकम का जो इनकम सर्टिफिकेट के बारे में तो ये सेशन नहीं है, लेकिन ये पॉइंट बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि अक्सर इसके बारे में स्टूडेंट पूछते हैं। तो जो बैंक अकाउंट का है तो वो तकरीबन, अगर फॉर एग्जांपल आपका ओल्ड अकाउंट है, ये हम कई बार बता चुके हैं, अगर फॉर एग्जांपल ओल्ड अकाउंट है तो आप उसका 3 मंथ्स का भी आप स्टेटमेंट लगा सकते हैं। इवन कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि आप 1 मंथ का भी लगा सकते हैं। लेकिन जो हम जो है वो रिकमेंड करेंगे तो वो कम से कम मिनिमम आप 3 मंथ्स का लगा दें। और दूसरा जो है वो, अगर फॉर एग्जांपल आपका न्यू अकाउंट है, अगर फॉर एग्जांपल उसमें आपको लग रहा है कि मैंने अभी रिसेंटली बनाया है, तो फिर कम से कम जो है वो आप 6 मंथ्स का बना दें। 6 मंथ्स का जो है वो स्टेटमेंट आपका चाहिए होगा। लेकिन अक्सर जो है जब हम स्टेटमेंट देखते हैं तो माशाल्लाह से यहाँ पे बंदे ने जो है वो टैक्स रिटर्न्स में इनकम जो है दिखाई होती है 4 लाख, और वहाँ के उनके स्टेटमेंट में जो है टोटल अमाउंट उन्होंने ऐड किया होता है 14 लाख, 15 लाख। तो इस तरह से अगर फॉर एग्जांपल आपने किया है तो आप काइंडली उसको ज़रा चेकआउट करें कि अगर फॉर एग्जांपल आप 3 मंथ्स उसके बगैर, उसके बाद जो आपका स्टेटमेंट है उसको आपने कैसे मेंटेन करना है। हमने ये चीज़ कई बार आप लोगों को बताई है कि आप जब भी स्टेटमेंट प्रिपेयर करने का सोचें, हमने ये अभी से नहीं बल्कि तकरीबन स्टार्ट के ईयर से ही हम बता रहे हैं, जब से एडमिशन्स वगैरह हो रहे थे तो उस टाइम से हम लगे हुए हैं और यही चीज़ आपको समझा रहे हैं कि भाई स्टेटमेंट जो है आपने इस तरह से प्रिपेयर करनी है कि थोड़ा थोड़ा अमाउंट ऐड करते जाएं, ठीक है। 2 लाख के जो है वो कम हो, बाकी रैंडम अमाउंट आप ऐड करते जाएं। और अमाउंट जो है वो बूस्टअप करते जाएं, तकरीबन 1-2 दिन के बाद आपने जो है वो विड्रॉ डिपॉजिट करनी है, ठीक है।
बेहतर तो यही है कि आप चेक किसी से चेक लेके वो कैश करवाएं अपने अकाउंट में। अगर फॉर एग्जांपल वो नहीं कर सकते तो डिपॉजिट स्लिप के थ्रू करवाएं, ताकि वहां पे अगर फॉर एग्जांपल इंटरव्यू के टाइम, मैं इस्लामाबाद वालों से बात कर रहा हूँ, कि अगर इंटरव्यू के टाइम आपसे वो पूछें कि आपने इतना इतना अमाउंट जो है यहाँ पे ऐड किया है, तो ये अमाउंट आपके पास कहाँ से आया और किस तरह से आया, तो आप उनको कह सकते हैं कि मेरे पास कैश इन हैंड में पड़ा था, जो कि आप टैक्स रिटर्न में चेक कर सकते हैं। मैंने फिर वो जो है कैश इन हम हैंड अमाउंट जो है वो मैंने अपने अकाउंट में ऐड किया है। तो इस तरह से आप जस्टिफाई कर सकते हैं। अब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वन टाइम पे डायरेक्ट जो है अमाउंट ऐड कर देते हैं, तो उसके लिए आपने जस्टिफिकेशन देनी होगी। अगर फॉर एग्जांपल आपने 6 लाख जो है वो इंटर किया है अमाउंट, और वो जो है आपके स्टेटमेंट में आ रहा है, तो उसके लिए आपने प्रॉपर जस्टिफिकेशन देनी होगी कि ये अमाउंट मेरे पास कहाँ से आया। अक्सर ये स्टूडेंट इस तरह करते हैं कि ये कहते हैं तो हम ठीक है, हम जो है वो कोई स्लिप्स वगैरह बना लेते हैं कि फॉर एग्जांपल किसी का बिजनेस है, तो देखें भाई जो आप अकाउंट दिखा रहे हैं ना वो करंट अकाउंट है, ठीक है। तो वो वहाँ पे आप जो ईयरली आपकी जो इनकम है, जो आपके पास सेविंग्स है, जो आपने प्रॉफिट में अपनी सेविंग्स की है, तो वो आपने दिखाने होते हैं, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे फिर अगर आप ये बिजनेस का जो है वो दिखाएंगे कि मैंने जो है ये कोई ऑर्डर लिया है वो, या ये लिया है, तो खैर इसको तो है आप जस्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन ये एक वैलिड पॉइंट नहीं है। और दूसरी जो मेन चीज़, हमारे यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपना प्रूफ ऑफ फंड पूरा जो है वो किसी सेल डीड से कवर अप करना चाहते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल आप सेल डीड से कवर अप करना चाहते हैं, तो हाँ एक सेल डीड अगर आप लगा दें, कोई गोल्ड, कोई कार सेल, कोई प्रॉपर्टी सेल, तो खैर है, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर ओवरऑल आप जो है वो कर रहे हैं, तो ये आपके लिए थोड़ा रिस्की हो सकता है। तो अच्छी बात यही है कि आप उसके साथ साथ कोई जॉब या कोई जो है वो बिजनेस वगैरह जो कंटिन्यूसली इनकम आपको आ रहा हो वो शो हो। बाकी जो जितनी भी पॉइंट्स यासिर भाई ने जो है वो आपको बताए हैं, मेरे ख्याल से वो इनफ है। उसमें कुछ जो है वो क्लेरिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। सही है। अच्छा आमिर आमिर भाई, अभी एक स्टूडेंट का मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ। उन्होंने पूछा है कि भाई अगर स्पॉन्सर जो है वो रिटायर हैं तो डॉक्यूमेंट्स कौन से लगेंगे। तो देखें, डॉक्यूमेंट्स अगर आपके स्पॉन्सर रिटायर हैं तो आपकी पेंशन स्लिप जो उनकी आती होगी, 6 मंथ्स की आप पेंशन स्लिप्स लगा सकते हैं। इसके अलावा रिटायरमेंट का लेटर, और आपने जो है अगर कोई उनको ग्रेचुइटी मिली है या कोई फंड उनको रिलीज हुआ है आफ्टर रिटायरमेंट, तो आपको उसका भी सर्टिफिकेट लगा के और वो आप रिटर्न्स में भी शो करके एज अ प्रूफ आप उसको लगा सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो अगर रिटायरमेंट पर बंदा है तो उसके आप ये प्रूफ लगाएं। बाकी सवाल मुझे लगता है हमने सारी कवर कर लिए। आमिर भाई, कोई सवाल इसमें से लगता है अच्छा, कि एक आपको हमें और ऐसा है रहता सवाल है? मेरे, अभी मैंने देखा भी है, कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे जो स्पॉन्सर है वो आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, ठीक है। तो इस केस में फिर डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो बनते हैं। हाँ, आपका जो है वो अगर फॉर एग्जांपल वो बाहर रहते हैं, लेकिन वहाँ वो उनका यहाँ पे अकाउंट है, फिर तो टैक्स रिटर्न सिर्फ उनके ही जो है नॉन रेजिडेंट में फाइल होके वो आप प्रॉपर सारा कुछ वहाँ पे अटैच कर सकते हैं। उनके वहाँ के जॉब लेटर्स और जो सैलरी स्लिप्स वगैरह या कोई बिजनेस वगैरह करते हैं, तो वहाँ के सारे डिटेल्स आपने वहाँ पे, यहाँ पे आपने सारे कुछ पुट करने हैं। और अगर फॉर एग्जांपल उनका अकाउंट नहीं है, उन्होंने आपको अमाउंट भेजा है, तो फिर इस केस में जो है आपने खुद की भी टैक्स या रिटर्न्स फाइल करने होंगे और उनकी भी नॉन रेजिडेंट टैक्स रिटर्न्स फाइल करने होंगे, ठीक है। और मेरे ख्याल से एक ने पूछा था कि मैं जो है वो मेरे हस्बैंड जो है वो बाहर होते हैं, तो हस्बैंड जो है वो कर सकते हैं स्पॉन्सर आपको। लेकिन ये है कि आपकी जो है वो एफआरसी में वो शो होनी चाहिए। आपका एफआरसी या तो बाय ऑल मेंबर्स होनी चाहिए, या जो है एफआरसी बाय मैरिज होनी चाहिए। हाँ देखिए, इनकम कितनी शो करवानी चाहिए मिनिमम फॉर सेफ साइड। देखिए, ये वो चीज़ नहीं है कि आप, फॉर एग्जांपल मिसाल दे रहा हूँ, एक बंदा जॉब कर रहा है, ठीक है। अभी एक बंदे का केस मेरे पास आया था। उसने किया क्या, लॉयर को बोला भाई मुझे जो है वीज़ा फाइल करना है, मेरे रिटर्न्स अच्छे बनाना, मजबूत। अच्छा भाई, लॉयर ने बोला ठीक है बना देता हूँ। उसने क्या किया, उसकी सैलरी दिखा दी 12 से 15 लाख, दिखा दी कि भाई सालाना इनकम उसकी इतनी है।
मैंने बोला ठीक है भाई, बड़ा खुश हुआ, मेरे बहुत मजबूत टैक्स रिटर्न बन गए। मैंने बोला सही है। कौन सी ईयर के बनाए, कह रहे 2024। मैंने वीजा कब फाइल करोगे, कह रहा अगस्त में। ठीक है। मैंने 25 में बोला कि 25 के अभी बनेंगे जुलाई में। तो मैंने बोला कितनी सैलरी वैसे आती है तुम्हारी ना अकाउंट में जो आती है, कह रहा है 60,000। तो मैंने बोला इनवाइसेस जो लगाओगे, मतलब सैलरी स्लिप्स वगैरह जो लगाओगे, कह रहा है वो तो 60,000 की लगाऊंगा। मैंने 60,000 आपके जो है वो साल के मेरे ख्याल से 7-8 लाख के करीब बनेंगे। तो उन्होंने पिछले साल दिखा दिया 12 लाख से 15 लाख रुपए तुम कमा रहे हो सालाना, और अभी प्रूव आप दिखाओगे इतने कम का। तो कहने का मकसद ये है कि इस तरह की कॉन्ट्रडिक्शंस ना करें। अगर आप लास्ट ईयर आप ये बोल सकते हो कि भाई मैं 45,000 कमाता था, इस साल मैं 60,000 कमा रहा हूँ। आप ये तो नहीं बोल सकते कि भाई मैं 1 लाख से ऊपर सैलरी थी मेरी और मेरा डिमोशन हो चुका है, मैं 60,000 कमाता हूँ। तो ये सेंस नहीं बनता। दिस शो के ये कॉन्ट्रडिक्शन है आपकी चीजों में। तो ये जो आपने सवाल किया है ना कि इनकम कितनी शो करनी चाहिए, तो देखें इनकम कितनी शो करनी चाहिए ये आपको कोई लॉयर ना यासिर बता सकता है ना कोई और बता सकता है। ये इनकम जो आप असली में अर्न कर रहे हो ना और जो बैंक में आ रही है, वो ये चीज डिफाइन कर सकती है। बहुत सारे लोग जॉब नहीं करते, वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि हम जो है बस वो सैलरी स्लिप्स लगा देंगे, ये कर देंगे। लेकिन जब आपके पास इनकम अकाउंट में नहीं आ रही, तो ये एक सबसे बड़ा लूप होल है। या तो आप इसकी प्रॉपर एक यासिर सेटिंग भाई, बनाएं कि भाई वो कंपनी के अकाउंट से आए। जी आमिर भाई। 8 मिनट रह गए हैं तो काइंडली ज़रा स्पीड अप करें। बस ये सारा सिनेरियो मेरे एंड पे, अच्छा तो मैंने इनको सारी चीजें अच्छा, बता दी हैं। एक आपको अगर कुछ भाई एंड में क्वेश्चन ऐड कर करना रहे है हैं तो। कि को स्पॉन्सर, हाँ, अगर फॉर एग्जांपल आपने को स्पॉन्सर बनाने हैं तो दोनों के फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे, ठीक है। दोनों 2 ईयर के टैक्स रिटर्न आपकी भी लगेंगे और आपके को स्पॉन्सर की भी लगेंगे। इसी तरह जो है वो फाइनेंशियल प्रूफ और बैंक स्टेटमेंट दोनों के लगेंगे। अब अच्छा, ये अ, वो स्पॉन्सर पेरेंट्स बाहर है, ये तो ऑलरेडी यासिर भाई ने जो है वो कर दिया ये है। सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं हाँ, आमिर भाई। देखिए मैं इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं, जी जी। जो ये टैक्स रिटर्न्स का काम होता है ना, ये मैं आपको बता चुका हूँ। किसी कोई जितना बड़ा भी लॉयर है ना, जितना बड़ा भी लॉयर है, वो बोलता है भाई मैं डायरेक्टली केसेस लड़ता हूँ नवाज शरीफ के, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। वो ये काम जो है वो नहीं है वो वाला। कि आप कोई लोग मुझे बोल रहे थे मैंने जो है उससे उससे बनवा लिए टैक्स रिटर्न जो नवाज शरीफ के दिखता है सारे मामला। तो भाई ये मामला ये नहीं है कि आपके पास लॉयर कितना बड़ा है। मामलात ये है कि रिटर्न जो आप बना रहे हो वो आपके केस से अलाइन है या नहीं है। इसीलिए ये चीज समझना बहुत सख्त जरूरी है कि जो आपके रिटर्न्स होते हैं ना, ये आपके पूरे केस की जान है। अगर रिटर्न आपके खराब बन गए ना, तो आपके पूरा केस। टैक्स रिटर्न्स, आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपके जो आप लगा रहे हो इनकम प्रूफ लगा रहे हो, अपनी चीजें आप लगा रहे हो, फर्द लगा रहे हो, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन सर्टिफिकेट लगा रहे हो, कोई चीज बेची है वो आपके रिटर्न्स में नहीं थी। तो ये सबसे बड़े लूप होल होंगे आपके केसेस के अंदर। मेजोरिटी ये गलती कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि भाई ये चीजें आप आपके रिटर्न्स ना करें, तो हम भी ये सारी सर्विसेज दे रहे हैं, खुद इस वजह से दे रहे हैं कि ये मकसद नहीं है कि हमें जो है वो कमाना है या ये करना है। हमारा पहला मकसद ये है कि स्टूडेंट्स की हेल्प करना है, बाद में सारी चीजें। अगर स्टूडेंट की हम हेल्प कर सकते हैं तो हम पहले वो कर रहे हैं, और इसीलिए हमने ये सर्विसेज दी हैं कि आप लोग ये गलती से बच सके। क्योंकि पास्ट ईयर में मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स देखी हैं, और इसी वजह से वीजा रिजेक्ट होते हैं। फिर स्टूडेंट बोलते हैं इटली का तो भाई वीजा रेशो बहुत कम है। आज भी एक लड़का मुझे बोल रहा था कि मैंने बीएलएस से पता करवाया, 42% वीजा रेशो था कराची का लास्ट ईयर। तो खैर पता नहीं उसको किस किस फॉर्मूले के तहत उसने ये निकाल लिया, लेकिन जो बात थी, खैर मैं एग्री नहीं करता इस चीज से। जब रिजेक्शन जिसकी लगती है वो तो फिर यही बोलेगा वीजा रेशो कम है, लेकिन क्यों लग रही है इस पे कोई बात नहीं करता। अपने केस पे अगर आप वर्क नहीं करेंगे ना, तो फिर इसी तरह से आप लोग ये बोलेंगे कि वीजा रेशो कम है। जी आमिर भाई। यासिर भाई, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो देख रहा हूँ। एक जो है वो रेमिटेंस की बात आ रही है, ठीक है। तो रेमिटेंस जो आपको बाहर से अमाउंट आ रहा है ना, तो उसके जो है वहाँ पे एक बैंक में एक जो है वो आपके लिए सर्टिफिकेट वगैरह भी बनवाते हैं। और जो बाहर से आपको मनी आ रहा है ना, तो उसका एक अपना सर्टिफिकेट, एक स्लिप्स जनरेट होता है, ठीक है। अगर डायरेक्ट अकाउंट में आ रहा है तो वो भी आपके लिए जो है वो बैंक वाले बना के देते हैं। अगर फॉर एग्जांपल बाई सेनाइसी आ रहा है तो वहां पे भी आपको जो है वो स्लिप मिलता है, ठीक है। तो वो स्लिप आप एज अ प्रूफ अटैच कर सकते हैं।
दूसरा क्वेश्चन ये है कि हम जो है वो कितना एसेट्स वगैरह उसमें शो कर दें, जो कि ऑलरेडी यासिर भाई इसको चीज़ को एक्सप्लेन कर चुके हैं। लेकिन वो आपकी इनकम पे डिपेंड करता है, और आपने आपके पास क्या है क्या नहीं है उस पर डिपेंड करता है। अगर फॉर एग्जांपल आप करोड़ों में दिखा देना, लेकिन यहाँ पे आपने इनकम जो है वो 6 लाख या 7 लाख पर ईयर शो की है, तो इस सेंस में भी जो है आपका मसला हो सकता है। तो आप जो है वो जितनी एसेट्स है आपके पास और एक्चुअल में है, और आप लोगों के पास जो है वो एक्चुअल में है और सारा कुछ आप वो मैनेज कर सकते हैं, तो उसी हिसाब से जो है अपना जो है वेल्थ स्टेटमेंट और इनकम स्टेटमेंट उसी हिसाब से जो है आपका प्रिपेयर होगा। और वो जो है आपको या मुझे इसकी समझ नहीं आएगी, वो जो आपके टैक्स लॉयर हैं, तो जब आप उनसे बात कर लेंगे कि मुझे जो है वो इटली के लिए जाना है और मुझे जो है वो अपना बैंक स्टेटमेंट 30 लैक्स 25 लैक्स जो है मैनेज करना है, इतनी मेरी सैलरी है और ये मेरे पास वेल्थ है, तो ये सारी चीज बता के वो आपके लिए खुद ही प्रिपेयर कर देंगे सारा कुछ। तो ये सारी चीजें हैं, क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं लेकिन बस। बाकी बाकी देखिए, फ्रीलांसर्स के लिए ये है कि इनके सर्टिफिकेट भी होता है, एसईसीपी का सर्टिफिकेट आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप अपवर्क पे करते हैं तो अपवर्क ने भी बहुत अच्छा सिस्टम कर दिया है, वहाँ से आप पूरी पूरी सारी चीज़ें आप डाउनलोड करके भी एज अ प्रूफ आप लगा सकते हैं। फ्रीलांसर्स अपनी अगर फॉर एग्जांपल गुडविल पे काम ले रहे हैं, जैसे अपने वर्ड ऑफ माउथ पे, गुडविल पे, तो आप उसकी प्रॉपर, अगर आपका जो प्रोजेक्ट था उसके हवाले से सारी चीज़ें लगा के, इनवाइसिंग पेमेंट के स्टार्ट में है बाद में है, सारी चीज़ें प्रूफ लगा के अगर वो लगाते हैं और चेक वगैरह भी कॉपी लगाते हैं, तो आई थिंक इट्स एक्सेप्टेबल। और जो रेंटल वाला बात कर रहे हैं, बिल्कुल रेंटल एग्रीमेंट्स वगैरह भी लग सकते हैं। रेंटल एग्रीमेंट्स के साथ साथ प्रूफ लगाएं कि भाई ये अमाउंट आपको मिली है, ठीक है। और जो चीज़ अगर आपने फॉर एग्जांपल सेल की है, उसका प्रूफ टैक्स रिटर्न्स में भी हो, उसी अमाउंट में आपके बैंक में भी आए। तो ये मैं मतलब जल्दी जल्दी करके, कुछ सवाल मुझे तो दिख रहे हैं, मैं उसको दो तीन को मैंने सम अप इस तरह से किया। हाँ, बस अभी 3 मिनट्स का टाइम रहता है, और एक चीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, बहुत सारे नेम है जो वो अपने ओरिजिनल नेम उन्होंने नहीं लिखे हैं, तो काइंडली नेक्स्ट टाइम के लिए, इस टाइम तो मैंने अलाउ किया लेकिन नेक्स्ट टाइम इस चीज़ को जो है हम अलाउ नहीं करेंगे। यहाँ पे एक बंदा है ए लिखा हुआ है सिर्फ, और कुछ जो है वो मैथमेटिक्स। योलो, योलो नाम रखा हुआ है एक ने, तो हाँ, इस तरह ना करें भाई, तो असली काइंडली नाम आप रखें अपना जो है और। वो नेम, अपना ओरिजिनल नेम रखा करें, ताकि हमें भी जो है वो आइडिया हो कि किससे बात हो रही है ना। और बिल्कुल ऐसा ही है। उम्मीद है कि जो हमने आज सेशन किया है, आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन जो है हमने क्लियर कर दिए होंगे। यासिर भाई ने बहुत अच्छी तरीके से जो है एक्सप्लेन किए हैं। अगर फिर भी आपको समझ ना आए तो मैं इस जो हमारी मीटिंग थी इसको मैं यूट्यूब पे जो है वो अपलोड करने वाला हूँ, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, दोबारा से इसको सुन सकते हैं। ठीक है आमिर भाई, इसको बस वाइंड अप करें। चलिए और ठीक है। थैंक यू सो मच भाई। चले, आप अल्लाह सबका हाफिज। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने जो है वो ज्वाइन किया हमें। आप सबका थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।